आज राष्ट्रपति देखेंगे। पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है और जो क्वेश्चन इससे बना दिए जाते हैं, कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे कि आप एकदम पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं राष्ट्रपति संबंधित कुछ टू द पॉइंट्स बात करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। जो आप सुनते हैं एकल हस्तांतरणीय प्रणाली ये क्या है, या संक्रमणीय प्रणाली ये क्या है, इसको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का विवरण मैं आपको दूसरे वीडियो में दूंगा। 3 प्रकार की शक्तियों का विवरण आपको मिलेगा, एक विधायी, एक कार्यपालिका से संबंधित और तीसरा न्यायिक। इन तीनों पे अलग से बात होगी दूसरे वीडियो में। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे राष्ट्रपति के अगले वीडियो में। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रपति कब से कब तक बने हैं और उनसे संबंधित कुछ यूनिक स्टोरी या बातें जिससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। इस पूरे क्लास में टू द पॉइंट सारे फैक्चुअल क्वेश्चन को हम बात करेंगे। राष्ट्रपति तो बहुत सारे तरीकों से पढ़ाया जाता है, बहुत सारे तरीकों से बताया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित अब क्वेश्चन आना बड़ी मॉडरेट और बहुत तरीके से बदल गया है। अभी समीक्षा अधिकारी के पेपर में एक राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया था कि ऐसा निम्नलिखित चारों में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लिए थे। 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि प्रश्नों की शैली कैसे बदली जा रही है। तो हम देखेंगे राष्ट्रपति, टू द पॉइंट बात करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल बातें, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में 52 अनुच्छेद से लेकर 52 से लेकर 78 तक इसके सारे प्रावधान दिए गए हैं। मुख्यतः 61 में खत्म हो जाते हैं, 61 में, लेकिन हम 78 तक देखेंगे। राष्ट्रपति का सबसे पहले हम पॉइंट जानेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में फंसते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, बस ये आज हम देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, इसको आपको पूरी तरह से मेमोराइज कर लेना है। सबसे पहले तो आपको समझने के लिए एक तरीके से ये जानना है कि आपके यहाँ जो विधायिका की व्यवस्था है वो एक है केंद्र सरकार, जिसको संसद बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में अगर हम आपको समझाएं, और दूसरा राज्य में होता है दो, एक विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद ये द्विसदनात्मक प्रणाली है जो सभी जगह नहीं है, मिलाकर 6 जगह के आसपास आज वर्तमान में आपके पास 6 राज्यों में है ये। तो विधानसभा विधान परिषद ये राज्य से संबंधित हो गए, और पूरे राष्ट्र स्तर पे कहेंगे तो संसद हो गया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हमें यही समझना है कि यह जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के वो कौन से सदस्य होते हैं और राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के कौन से सदस्य होते हैं। टू द पॉइंट एकदम बात को समझिएगा। कूट वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे भाषण और बहुत सारा विचार विमर्श करने का इस पर कोई मतलब नहीं बनता है। हमारा हमेशा उद्देश्य होना चाहिए कि प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदन, पहले आप सदन की बात करिए, संसद की बात करिए, तो दोनों सदन जो आपके लोकसभा है और राज्यसभा है, इनके निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य जो चुने हुए सदस्य हैं वो इसमें भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। हम ये भी अभी आपको बताएंगे कि कौन भाग नहीं लेगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए भाग कौन लेता है। तो लोकसभा में और राज्यसभा में जो आपके और हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, लोकसभा में जो सांसद हैं वो, और राज्यसभा में जो सदस्य हैं जो राज्यों से चुन के जाते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। दूसरी बात ये, पौंडीचेरी केंद्र शासित 2 प्रदेश हैं आपके पास, पौंडीचेरी प्लस दिल्ली, इनके विधानसभा से भी जो सदस्य निर्वाचित हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे, यह आप याद रखिएगा। यानी पौंडीचेरी, दिल्ली, लोकसभा, राज्यसभा। अब इसके बाद हम आते हैं राज्य विधानसभा में। तो राज्य विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो विधायक भी इनको चुनने में अपनी भूमिका निभाते हैं।
राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा हमारे द्वारा आपके द्वारा चुने गए जो सदस्य होते हैं, जो चुनाव लड़के जीत के जाते हैं, उनकी बात हो रही है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कौन कौन भाग लेगा? जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद है, संसद में बैठते हैं, सांसद हैं, वो भाग लेंगे निर्वाचित। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पौंडीचेरी और दिल्ली के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, और राज्य के विधानसभा, राज्य का जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जिन्हें हम विधायक कहते हैं लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए, वो भाग लेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यानी ये हो गए वोटर। अब वोट देने वाला कौन है? तो ये लोग हैं। वोट देने की प्रक्रिया क्या है? एकल हस्तांतरणीय, ठीक है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उसको बोला जाता है, उस आधार पे होता है। वो हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे, तो आप समझ पाएंगे पूरी तरह से। वो सब फैक्चुअल बातें हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके वो सदस्य जो निर्वाचित हैं, मनोनीत नहीं हैं। मनोनीत का मतलब जो राष्ट्रपति के विवेक पर, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार चुन के आते हैं। कुछ सामान्य क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें भी समाज में राजनीति करके लोगों के हित के लिए योजना बनाने के लिए भागीदार बनाया जाता है, उन्हें कहते हैं मनोनीत। मनोनीत सदस्यों की संख्या इसमें नहीं है। कौन भाग नहीं लेगा? कौन भाग नहीं लेगा ये आप समझ लीजिए। कौन भाग नहीं लेगा? कौन भाग नहीं लेगा? तो पहला विधानसभा, इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। विधान परिषद, विधान परिषद जहां भी है उस विधान परिषद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग नहीं लेंगे। निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों सदस्य भाग नहीं लेंगे। दूसरा, जितने भी आपने पढ़ा है लोकसभा, राज्यसभा, जहां भी पढ़ा है, जो सदस्य मनोनीत होंगे वो सदस्य इनके निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो कौन कौन भाग नहीं लेते हैं वो स्पष्ट रूप से आपको समझ लेना है। विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भी, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी। दूसरा, बाकी जो राज्यसभा में मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे। और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा में भी अगर कोई मनोनीत सदस्य है जो संबंधित समुदाय, संबंधित क्षेत्र से मनोनीत होता है राष्ट्रपति के स्वविवेक पे, वो भी भाग राष्ट्रपति को चुनने में नहीं लेंगे। आप यहां पर देखेंगे तो आपको बहुत ही अलग एक संविधान का व्याख्या मिलेगा। जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति को कभी नहीं चुनता है, पहली बात। दूसरी बात, विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों, विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य नहीं चुन रहे। उसका कारण है कि सभी हमारे जितने भी भारत के राज्य हैं उन सभी जगह पे द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है। अगर हम मुख्य रूप से इसको भी दे देते हैं, विधान परिषद निर्वाचित प्लस मनोनीत को तो छोड़ ही दीजिए, निर्वाचित को दे देते हैं, तो कुछ विशेष राज्यों को विशेष लाभ राष्ट्रपति को चुनने में प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हटाया गया। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। इसके बाद, एक विधायक का मत कितने के बराबर होता है, एक सांसद का मत कितने के बराबर होता है, किस प्रकार से उनका मत एक के बाद दूसरे पे ट्रांसफर होता है, ये सारा हम अगले वीडियो में कल के टॉपिक में देखेंगे। एकल हस्तांतरीय प्रणाली में हम आपको इसको समझाएंगे, क्योंकि एक साथ सबको करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ये ज्यादातर प्रश्न आए हुए हैं इसी पर, इसलिए मैंने पहले इसे समझाया है। अब आप देखेंगे तो हम आपको इससे संबंधित जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, जो और लोग भी पढ़ाए होंगे आपको और किताबों से भी आप आसानी वे में पढ़ सकते हैं, इजी वे में पढ़ सकते हैं, उनको भी एक बार हम रिवाइज कर देंगे। जैसे इनकी अर्हता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने की अर्हताएं क्या है, राष्ट्रपति की अर्हताएं क्या योग्यता होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, कहां तक उसमें क्या क्या चीजें हैं, उनकी बात आपको करनी है। तो सबसे पहले टू द पॉइंट बात को समझ लीजिए। एक, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक, उसे लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी उसके में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर न हो।
ये 4 मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा भी है, वो पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपकी उंगली पे याद होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वो किसी लाभ के पद पर न हो। अगर क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में और घुमा के जैसे मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यह लाभ का पद का निष्कर्षण या प्रावधान, लाभ का पद किसे कहते हैं, इसका विवरण किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा 102(1) में है और 91(1) में है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 91(1) में है, 102(1) में नहीं। लाभ का पद किसे कहते हैं, जैसे हम लोकसभा का सदस्य बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनेगा उसकी योग्यता अलग है। उसके नीचे भी लिखा रहता है कि किसी अन्य लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद मतलब होता क्या है, वो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका प्रावधान अनुच्छेद 102(1) में, 91(1) में दिया गया है। अब जहां जहां जिसकी योग्यता में लाभ का पद जुड़ा होगा, वहां पर उनके लिए वो सारे लाभ के पद वाले जितने विवरण हैं वो पूरा दिया गया है, उसको आपको समझना है। तो ये चीजें आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है। मेरे अनुसार अगर स्टेट पीसीएस मॉडरेट क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे ये चीजें पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब इनके निर्वाचन में क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ये आपको पता ही है, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, इस दोनों का मतलब आप आसानी समझ लीजिए। 50 लोग आपको जानते हो और वो आपके नाम को आगे बढ़ाएं, ठीक। और 50 लोग उस जो आपका नामांकन पत्र है उस पर हस्ताक्षर करें, यानी टोटल आपके समर्थन में 100 लोग होने चाहिए, ऐसे आप समझ सकते हैं। अभी तक तो कभी ऐसा नहीं पूछा है क्वेश्चन कि कितने अनुमोदक कितने प्रस्तावक होते हैं, वो अलग बात है। दूसरी, इनकी जो जमानत राशि है, जब ये चुनाव लड़ेंगे तो जमानत राशि इनकी कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। 15,000 रुपए। वो कहां जमा होगा, वो आरबीआई में जमा होगा। इनका एक बॉन्ड, जमानत राशि जमा होगा आरबीआई में, याद रखिएगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि भाई राष्ट्रपति है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं जमा हो सकता है, ठीक। ये चीजें आप समझ लीजिए। इतनी बातें हो गई। मैं समझ रहा हूं कि एक ही जगह मैं लिख रहा हूं तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें स्पष्ट रूप से कितना पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। बाकी तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो पढ़ते ही रहते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन आता नहीं है। इस पूरी क्लास का मेरा यही मतलब है कि जो मैं पढ़ाऊं वो क्वेश्चन आ जाए और आप कर पाए। शपथ का विवरण, ऐसे तो आप पूरा आर्टिकल याद कर ही लेंगे, अनुच्छेद 60 में है शपथ का विवरण। किसके सामने, मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ये शपथ लेते हैं। शपथ क्या लेते हैं ये कभी नहीं पूछा गया है, ये आपसे पूछेगा भी नहीं। मैं सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भारत का यही सब बातें बोलते हैं और करते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, राष्ट्रपति आपके अभी तक कौन कौन किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कब से कौन रहा है, कब तक। इसमें कुछ क्वेश्चंस आजकल मॉडरेट ऐसे बनाए जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति 1952 में बने कौन, राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, पहले जब आप कंपटीशन में आए थे शुरुआत के दौर में तो पूछा जाता था प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था। फिर उसके बाद पूछा जाने लगा अंतिम राष्ट्रपति जो अभी हैं वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। फिर पूछा जाने लगा कि प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक था। फिर पूछा जाने लगा निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार कार्यकाल पर रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि कौन से राष्ट्रपति जिनका उनका मन हो पहला दूसरा उठा ले या अंतिम उठा ले, यही तक वो रुके हुए हैं। अभी आयोग का यहीं तक अभी मस्तिष्क काम कर रहा है, आगे भगवान जाने उनके दिमाग में कौन कौन से खुरापात आएंगे। तो अभी जैसे अब राजेंद्र प्रसाद हैं तो वो खुद ही दे देंगे प्रथम राष्ट्रपति भारत के राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1957 तक रहे। इनके विरोधी का नाम बताइए, तो केटी शाह याद रखिएगा। यानी अब इनके सामने जो हैं उनका नाम पूछा जा रहा है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। हाँ, इतना याद रखिए कितने वोट से
जीते हैं और कितने वोट से हारे हैं, इससे संबंधित ज्ञान आपसे प्राप्त नहीं करेगा आयोग, इतना ज़्यादा डीपली आपसे नहीं पूछेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहला और अभी रामनाथ कोविंद हैं, माननीय रामनाथ कोविंद हैं, इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, इन दोनों का आप याद रख लीजिएगा। प्रणब मुखर्जी में आपके जो थे संगमा करके थे, वो उनके विरोध सामने थे, कंपटीटर थे उनके, और मीरा कुमार रामनाथ कोविंद के थे। तो ये 3 नाम आप याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है। इनकी वेतन कितना है, वेतन से संबंधित आपको एक बात बता दें, 2018 में संसद ने इनकी जो पुरानी सैलरी थी उसको क्या किया, बढ़ा दिया है। बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5,08,000 रुपये, 5,08,000 रुपये प्रति माह इनको वेतन मिलता है। इसके अलावा इनको अन्य प्रकार की भी सुविधाएं हैं जो कि इन्हें दी जाती। इससे पहले 1.5 लाख रुपए थी, 2.5 लाख रुपए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते चली आई, 5,08,000 रुपये हो गई। वेतन कहाँ से आता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है, एक संचित निधि है जिससे इनका वेतन रिलीज होता है, ये याद रखिएगा, संचित निधि से। उसके बाद इनका कार्यकाल 5 साल होता है, ये आपको पता ही है। इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग है, अनुच्छेद 61 में है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन अगर पॉलिटी से पूछा जाता है कभी कभी पेपर में, तो राष्ट्रपति से ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है, इससे पूछ दिया जाएगा अनुच्छेद कहाँ है, तो 61 में, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। 14 दिन पहले इनको नोटिस देनी पड़ती है, ये सारी चीजें हैं। हाँ, अब महाभियोग से संबंधित अगर ये क्वेश्चन मॉडरेट बनाएगा तो क्या बना सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया संसद में, महाभियोग की प्रक्रिया की प्रकृति पूछ सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया की प्रकृति निम्नलिखित में से है, पहला न्यायिक, विधायिक, अर्धन्यायिक, ठीक है, उपयुक्त सभी। यानी ये जो प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो न्यायिक है, विधायिका है, विधायिक है, अर्धन्यायिक है, उपयुक्त सभी। कहने का मेरा ये मतलब है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, आपको पता होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्या ये प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है, सुनवाई होती है, वैसे है, संसद में होती है, ये तो हमें पता है। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया जो 61 में है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसे आप याद रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत महाभियोग लाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए। अभी तक ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ है, यह आप याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तरह उनके कार्य को संभालेंगे। यदि उस समय उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो उनके पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहेंगे, ठीक है। इतनी बातें आप आज राष्ट्रपति संबंधित टू द पॉइंट याद कर लीजिए। कौन से राष्ट्रपति कब से कब तक हुए हैं, राष्ट्रपति के लिए भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति संसद का 3 अंग है उसका सदस्य होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये याद रखिएगा। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, स्टूडेंट लोकसभा राज्यसभा जानता रहता है, 2 पर मार के टिक चलाता है, ये गलत हो जाती हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्नों को याद रखिएगा। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। भारत के तीनों सेनाओं के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनसे ज़्यादा कोई ऐसी बातें हमें और ज़्यादा डीपली जाके समझने की ज़रूरत नहीं है। कूट वाले जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, अगले क्लास में आपको समझाया जाएगा, और उससे जितने भी समस्या वाले प्रश्न आ सकते हैं उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है सभी आयोग का, सभी स्टेट पीसीएस का, और हमेशा इससे एक न एक प्रश्न देखने को आपको मिलता है। इसलिए राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ना हमें आवश्यक है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ वास्तविक शासक नहीं होता है, प्रधानमंत्री हमारे यहाँ वास्तविक शासक होता है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं
यानी कार्यकारी जितनी भी शक्तियां हैं, कार्यकारी रूप से जितने भी कार्य होते हैं, उन सब का प्रधान राष्ट्रपति होता है। इन्हीं के नाम से सभी काम को जारी किया जाता है, पत्र को जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के ही द्वारा इन सभी काम का शिलान्यास होता है। अब इसके आगे जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो आगे आपको बता देंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें इन सब पॉइंट्स में अच्छे से समझ के रखना है। धन्यवाद।